पेजेस छोड़ दो बीच में, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो। हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स से जो हमें एटम के बारे में बताएगा। उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। चलो, याद रखना पीरियोडिक टेबल में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक की हिस्ट्री देख ली थी, यहाँ तक कोई लिंक नहीं था। तो हम वापस से नेक्स्ट बार जब आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, यस सर। हाँ सर। हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बेटा ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आपने थोड़ा बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना? तो इसमें ध्यान सबसे ज्यादा देना, क्योंकि यहीं से हमारी केमिस्ट्री के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड होती है। ये जो शुरू के 4 चैप्टर है ना, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, यही आगे डिसाइड करेंगे कि केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कि वीक सब्जेक्ट है। क्लियर? तो जितना भी ध्यान लगा सकते हो ये शुरू के 4 चैप्टर में कर लो, फिर तो आपको आगे मतलब अच्छी लगने लग जाएगी केमिस्ट्री, अगर इसमें आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया तो। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो एटम की डेफिनेशन पहले के जमाने में ऐसे चलती थी कि किसी भी मैटर को, जैसे ये पेंसिल है, मैं दिख रहा हूँ आपको, ये पेंसिल है, इस पेंसिल को अगर मैं ब्रेक कर दूं, अब ब्रेक करने के बाद मैं इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको डिवाइड कर दूं कि उन छोटे पार्टिकल को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको हम क्या बोलते थे? एटम बोलते थे। लेकिन ऐसा सही डेफिनेशन नहीं मानी गई है। ये डेफिनेशन 2 लोगों ने दी थी। पहले थे महर्षि कन्नड़, जो इंडियन फिलोसोफर थे, लेकिन वो एशियन टाइम के थे, ज्यादा फेमस सिर्फ वो इंडिया में थे। और उनके इस जो उनकी थ्योरी थी उनका कोई प्रूफ नहीं कि उन्होंने भी यही बोला था। लेकिन जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे या नेक्स्ट फिलोसोफर थे, ग्रीक ग्रीक के थे, ग्रीस के थे, डॉल्टन, आपने सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो डॉल्टन ने भी सेम थ्योरी पब्लिश करी कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो सबसे छोटा पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम एटम बोलेंगे, है ना? तो ये डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये काफी ज्यादा फेमस हुई, काफी सालों तक इसको पढ़ाया गया स्कूल्स में, काफी ज्यादा माना गया। लेकिन ये भी डिस्कार्ड कर दी गई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी की गई वो हमें पढ़ना है। क्लियर? यस सर। यस तो सर। पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसका हम नाम लिख रहे हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सर ये वाला पार्ट पढ़ा। किसमें पढ़ा दिया? BB1 में पढ़ा दिया क्या? यस सर। BB2 में पढ़ाया क्या है? नो सर। नो सर। तो बेटा मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, आप भी दोबारा रिवाइज कर लो, कोई वो बात नहीं है इसमें, है ना? अगर आपको तब कोई चीज समझ नहीं आई है तो आ जाएगी। ठीक है, ताकि ये जो दोनों बैच है ये दोनों सेम लाइन में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, इस तरह की ग्लास ट्यूब थी। ठीक है, ग्लास ट्यूब में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पर बैटरी में वो अप्लाई कर रहे हैं हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट्स का। ठीक है, ये उसका कैथोड है, ये उसका एनोड है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने छोटा सा होल करा और इसको बोला उन्होंने वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप,
वैक्यूम पंप क्या करता है, प्रेशर को इतना ज्यादा हाई कर देता है कि उसमें ये एक्सपेरिमेंट इजीली हो जाए, 10⁻⁻⁴ Hg के बराबर। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे इतना ज्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई किया ना काफी कम प्रेशर पे, तो हमें दिखा कि कुछ रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। कहाँ मूव कर रही थी? कैथोड से लेकर एनोड की तरफ। ठीक है, इनको आगे चल के नाम दिया गया कैथोड रेस। क्या नाम दिया? कैथोड रेस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब कैथोड रेस क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी, तो इनका नेचर डिफाइन किया गया कि इनका नेचर कैसा है? नेगेटिव है। क्या नेचर है इनका? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे इनको पहले बोला गया नेगाट्रॉन। क्या बोला? नेगाट्रॉन। और आगे चल के इनको बोल दिया हमने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेटेड हमें डेटा भी याद करना होगा। पहला डेटा है इसका एब्सोल्यूट चार्ज, कि ये जो कैथोड रेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या चार्ज के थे, तो वो याद करना है हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी लिख लो। ठीक है, दूसरा डेटा याद करना है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज मतलब किसी से रिलेट कर रहे हैं, वो होता है -1, है ना। और तीसरा डेटा जो याद करना है हमें मास, एब्सोल्यूट मास 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। क्लियर? ये तीन चीज आपको याद करनी होगी। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ कि हमने एक ग्लास ट्यूब में वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया वेरी लो प्रेशर पे, तो हमें नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से कुछ रेज एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी, उनको हमने कैथोड रेज नाम दिया। और वो उनका नेचर जब हमने फाइंड किया, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी, तो उनका नेचर हमें पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिनको हमने पहले नेगाट्रॉन्स बोला, देन उनको इलेक्ट्रॉन्स नाम मिला। उनके ये तीनों डेटा है जो हमें याद रखने। क्लियर? यस सर। इसमें एक चीज और याद रखना है कि इसमें हमने गैस फिल करी थी, कोई सी भी गैस ले सकते हैं, उन्होंने हीलियम गैस फिल करी थी। ठीक है, अब ये तो था जब उस टाइम में उन्होंने सोचा था ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो कैथोड रेस थी ना, कैथोड से नहीं निकल रही थी। क्या हो रहा था कि जैसे ही हम इतना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे ना, तो ये जो गैस फिल थी इस ग्लास ट्यूब में, ये चार्ज होके पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो गई थी, He2+ में। और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव कर रहे थे। समझ आ गया? मूव कर रहे थे, देखो यहाँ पर। एक मिनट बेटा, मेरी पेंसिल डिस्ट हो गई है। इस चीज को समझना, मैंने ये बोला है कि उस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तब ऐसा हमें लगा कि कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, जिनको हम कैथोड रेज बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब साइंस इतनी डेवलप होगी ना, तो हमने ये देखा कि जो कैथोड रेज है ना, वो कैथोड से ही नहीं निकलती। वो क्या होता है कि जो गैस हमने ग्लास ट्यूब में फिल करी थी ना, वो चार्ज हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो बाकी का एलिमेंट बचा था पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है He2+, वो कहाँ गया? कैथोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो आगे चल के एनोड रेस दिखेगी। समझ आया? बोलो बच्चों। यस। अगर मैं He हीलियम जो गैस है उसको काफी ज्यादा हाई वोल्टेज दे दूं, इतनी ज्यादा एनर्जी दे दूं कि He2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चले जाएंगे एनोड की तरफ,
जिनको हम सोच के चल रहे थे कि ये कैथोड रेज है, और ये कहाँ चला जाएगा, कैथोड की तरफ, जिनको हम आगे सोचेंगे कि वो एनोड रेज है। तो समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या हुआ था। बट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये सब नहीं लिखना है, हमें तो लिखना यही है कि नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकल रही थी जिनको हमने कैथोड रेज बोला। उनका जब नेचर पता लगाया गया तो नेगेटिवली चार्ज था, जिनको हम आगे चल के इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर? यस सर। सर वो ये नोट कर लिया। प्रेशर 10 to -4 atm होगा ना? एटीएम तो बेटा इसके एक और यूनिट होती है ना, mm ऑफ Hg। यस सर, लेकिन तो वो तो प्रेशर की SI यूनिट होती है ना, mm ऑफ Hg। 760 mm होगा ना? हाँ, तो 760 mm ऑफ Hg तो 1 atm के इक्वल होता है। हम यहाँ पे कन्वर्ट तो ना कर रहे हैं, ये तो SI यूनिट है ना, mm ऑफ Hg। नहीं सर, लेकिन हम तो केएसपी सर ने हम लोग को लिखा था कि प्रेशर वाज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा बेटा, 10⁻⁻⁴ Hg होगा, mm ऑफ Hg। ओके सर, गलती कर दी होगी उन्होंने। ठीक है, कर दो रेस। लिख लिया यस सभी सर। ने? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना बेटा, है ना। सेकंड देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट था एनोड रेस का। इनको हम कैनल रेस भी बोलते हैं क्योंकि ये कैनल से निकली थी। क्या हुआ, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तब उसी ग्लास ट्यूब में उन्होंने जो कैथोड लिया था उसमें होल्स कर दिए, जिनको उन्होंने बोला परफोरेटेड कैथोड। क्या बोला? परफोरेटेड कैथोड। ये जो एनोड उन्होंने लिया था ना, उसमें उन्होंने होल कर दिए, इस तरह से होल कर दिए। ठीक है, और जब होल कर दिए तो उन्होंने कुछ देखा कि कुछ रेज जो हैं वो एनोड से भी निकल रही, कैथोड से तो निकल ही रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव कर रही। उसी को उन्होंने क्या बोला? एनोड रेस। और एनोड रेस का जब नेचर हमें पता चला तो वो था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको आगे चल के हमने क्या बोला? प्रोटॉन्स। एक्चुअल में वो क्या थे? H+ थे। जब इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई ना, तो हाइड्रोजन गैस पहले हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हुई और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, H+ एंड इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चला गया? एनोड की तरफ। और H+ कहाँ आ गया? कैथोड की तरफ। तो कैथोड को ही, H+ को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताओ H+ को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि H+ में ओनली एक प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 0 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इस वजह से H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो एनोड रे भी मैंने थोड़ा सा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने सिर्फ समझाया है आपको। ठीक है, कि एनोड रेस क्या होती है। जब हम कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उसी एक्सपेरिमेंट में हमने जो कैथोड लिया उसको परफोरेटेड कैथोड में ट्रांसफर कर लिया, मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स कर लिए। और पीछे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी ग्लो करते, चमकते, कैथोड प्रोटॉन्स ग्लो नहीं करने वाले थे, तो पीछे की यहाँ की जो कोटिंग थी ना, यहाँ पे हमने ZNS लगा दिया। ZNS एक फ्लोरोसेंट, कोई भी चीज स्ट्राइक करेगी तो वो चमकेगा। तो उन्होंने देखा कि ये पीछे चमक कैसे हो रही है, फ्लोरोसेंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उन्होंने उसको एनोड रेज नाम दिया। और वो रीजन मैंने बता ही दिया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी। क्लियर? यस समझ आ सर। गया? नोट कर लिया? यस सर। अब इसमें क्या क्या हमें याद करना है? पहले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद ही है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दूसरा हमें मास ऑफ प्रोटॉन भी याद करना है,
होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, काफी ज्यादा होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो 1840 टाइम इक्वल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये रिलेशनशिप हमें याद रखनी। कुछ बुक में 1837 भी लिखा होता है ना, तो दोनों सेम ही है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यह आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर होता है। पढ़ा भी दिया होगा थोड़ा बहुत तो ईएमआर के बारे में पढ़ाया क्या? और ये No, होता sir. है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं सिंपली आपको डायग्राम में बना रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम बना लो। इसमें ना हम वेव के बारे में जानेंगे, इस वजह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से वेव जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की उससे 90 डिग्री पड़ जाएगी इस तरह से। और दोनों के 90 डिग्री पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा, मतलब जो वेव होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। जल्दी डायग्राम बनाओ। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हो गया? सर ये नहीं समझा। ये बेटा समझना वाली बात नहीं है इसमें, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस क्या होती है ये देखना है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना आगे चल के आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा थंब रूल, शायद आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। थंब रूल में हमें ईएमआर की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो जो दोनों के अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देखें ना कि दोनों वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों के 90 डिग्री पर ये जाती है। ये हमें थंब रूल के उसमें आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो केमिस्ट्री में बस ये डायग्राम बनाना है, इससे रिलेटेड जो चीजें वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। नोट कर लिया? नोट Yes, कर sir. लिया? अब देखो Sir, 2 यहाँ minutes. से हमारा क्या बेटा? 2 minutes, sir. फिजिक्स में Sir, कौन कौन से चैप्टर हो गए बेटा? फिजिक्स में क्या चल रहा है आपके? first chapter. चलो कोई बात नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पे आ जाओ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी ना उनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। ये सारी टर्मोलॉजी हमें समझनी होगी, इस वजह से ये टॉपिक हम पढ़ लें। वेवलेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है? वेवलेंथ क्या होती है? कोई भी वेव होती है ना इस तरह से दिखती है, साइन वेव हुई, कॉस वेव हुई, इस तरह से देखी होगी, ये तो फिजिक्स में है ना। तो Yes, जो sir. कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट होते हैं, क्रेस्ट मतलब टॉप पोर्शन, उनके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर कॉन्जिक्यूटिव ट्रोप।
जिसको बॉटम पोर्शन बोलते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। समझ आया? Yes, sir. डेफिनेशन लिख लेना। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive crests of ठीक है। वेवलेंथ की आपको एसआई यूनिट याद रखनी है कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट की डिस्टेंस है, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर ही होगी, जो डिस्टेंस की होती है। अब इसमें हमें इंटरकन्वर्जन को हम एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, और 1 फेकोमीटर होता है 10⁻⁻16 मीटर। ये आपको चारों इंटर कन्वर्जन याद करने होंगे। हो जाएंगे? सर पहला वाला कौन सा है? एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। क्लियर? सर लास्ट वाला कौन सा? फेकोमीटर, FM। फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, फेकोमीटर भी बोलते हैं। सर कृष्णा सर ने हमको 10⁻⁻15 तो 16 लेंगे तो डिफरेंस तो नहीं आएगा ना कैलकुलेशन? हाँ, सॉरी 15 ही है, 15 ही है, 10⁻⁻15 हो गया ये। एक रिलेशनशिप और याद रखना, 1 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने की। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्लियर? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा टिल्टेड वी बनाया है मैंने, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इससे 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, उसी नंबर को हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। डेफिनेशन में लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास होगी? वेव्स मतलब ये पूरा वाला रीजन, यहां से लेकर यहां तक वाला रीजन, ऐसी कितनी वेव्स पास हुई, उसी उसकी क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ आ गया? बोलो। Yes, sir. यस सर। इसकी यूनिट हमें याद रखनी है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसको हम बोलते हैं सेकंड इनवर्स, और इसका नाम होता है हर्ट्ज, HZ भी लिख सकते हैं। 1 मेगा हर्ट्ज जो होता है वो 10⁻6 हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 किलो हर्ट्ज जो होता है वो 10⁻3 हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 मिली हर्ट्ज और 1 मिली हर्ट्ज जो होता है वो 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर होता है। 1 माइक्रो हर्ट्ज जो होता है वो 10⁻6 हर्ट्ज के बराबर होता है, -6 हर्ट्ज। ये कुछ है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है। और ये जैसे जैसे आपका फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा ना, तो ये टर्म्स ज्यादातर फिजिक्स में ही यूज होने वाली है। केमिस्ट फ्रीक्वेंसी हुआ और वेवलेंथ हुआ, ये सब। क्लियर?
हो गया? Yes, sir. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। थर्ड है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको v से डिनोट भी करेंगे हम। देखो लैम्डा की जो हमने यूनिट लिखी थी वो लिखी थी मीटर। फ्रीक्वेंसी की हमने जो यूनिट लिखी थी वो लिखी थी सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। स्पीड जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब मीटर सेकंड इनवर्स। तो v का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा न्यू इंटू लैम्डा। क्लियर? किसी भी वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी को हम उसकी वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो आप खुद से इमेजिन करो, हमको वेवलेंथ पता है। वेवलेंथ क्या होती है? किसी भी वेव की थिकनेस की कितनी बड़ी वेव है वो, ठीक है, वेव की लेंथ, वेवलेंथ कितनी बड़ी लेंथ है उसकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो एक सेकंड में कितने पास किसी भी पॉइंट, जैसे आपने बचपन में क्वेश्चन किए होंगे ना, रेलवे स्टेशन से 1 मिनट में इतनी ट्रेन पास हो जाती है, इतनी ट्रेन की लेंथ इतनी है, वो कितनी पास हो जाएगी इस पॉइंट से, तो ये भी वही है। तो स्पीड कैसे पता करेंगे? वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे वेवलेंथ से। तो उसकी मैंने यूनिट भी लिखवा दी, उसका फॉर्मूला भी लिखवा दिया। क्लियर? बोलो Yes, बच्चों। sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आप याद रखना कि जो EMR होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की से मूव करती है, मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। पता है आपको स्पीड ऑफ लाइट? c इक्वल टू, उसको स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है। अब v को हम किससे डिनोट करने वाले हैं? c से। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा c बाई लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे काम आने वाला है। समझ गए? Yes, sir. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वेव नंबर। ये कुछ बेटा टर्म से जो हमें याद ही करनी है, फॉर्मूले हैं सारे, आगे चल के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें काम आएंगे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें काम आएंगे। तो वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव नहीं होती है, वेव नंबर एक नई टर्म है जिसको हम न्यू बार बोलते हैं। वो इक्वल होती है 1/λ की। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। क्लियर? Yes. अब थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कैथोड रे, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। देन देखा एनोड रे, जिससे हमें प्रोटॉन के बारे में पता चला। तो जो जो याद करने के पॉइंट है, एक तो ये और एक ये याद कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? जो जिनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं। पहला देखा वेवलेंथ, जो या तो दो कंसेक्यूटिव टॉप पोर्शन या दो कंसेक्यूटिव बॉटम पोर्शन के बीच के लेंथ को बोलते हैं। उसका जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर, और मीटर से ज्यादा हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ठीक है। ये मैं टिक लगा रहा हूँ, ये याद करने। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगाया है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है 1 सेकंड में, उसी को उसकी क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे।
एक कंप्लीट वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक मानी जाती है। क्लियर? Yes, समझ sir. गए? यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, क्योंकि वो टाइम से रिलेटेड है। 1/टाइम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे लिख लेना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। ठीक है। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव क्या है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव, जिसकी हमने यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट क्या होगी? मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब मीटर। ठीक है। और जो EMR वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो लाइट की स्पीड में मूव करती है, और लाइट तो उसका फॉर्मूला वाला है C लैम्डा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक थी वेव नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, जिसका फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। क्लियर? Yes, sir. बोलो बेटा, एक ही बच्चे को समझ आ रहा है क्या? थोड़ा रेस्पॉन्स तो करो। हाँ सर। Yes. Yes, sir. It's clear. चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा मैं कैमरा ऑन करने की नहीं बोलता हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल सके, है ना। आप मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपके बार बार पीछे पढ़ू, कैमरा ऑन करो कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप बड़े हो चुके हो, तो आपको खुद से अंदर से फीलिंग आनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इम्पोर्टेंट है ना। देखो, कोई भी लाइट आती है ना, लाइट जैसे सनरेज आ रही है, तो प्लांक्स ने क्या बोला कि वो जो सनरेज आ रही है ना, जो एनर्जी आ रही है सन से हमारे अर्थ पे, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। किसके फॉर्म में आ रही है? पैकेट्स के। जैसे मैंने यहाँ से एक गन चलाई, इस तरह से गन चलाई। बेटा मैंने अभी कुछ दिन पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो लिया था, उसमें आपके बेच भी थे क्या? हाँ Yes, सर, बोर्ड sir. लेक्चर में आपने एटॉमिक कराया। स्ट्रक्चर का थे क्या आप? BB1 BB1 था। हाँ सर। BB1 था, ओके। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, एक बुलेट चलाई है गन से, तो बुलेट हमें तो दिखाई देगी एक सिंगल लाइन में कि इस तरह से मूव हो रही, लेकिन एक्चुअल में वो है ना पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। जैसे ही वो इस वॉल के टकराएगी, उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी क्या कर दिया उसने, इस वॉल को ट्रांसफर कर दी। जिस भी ऑब्जेक्ट को मार रहे हैं, देखना किसी भी, जैसे किसी टेररिस्ट ने सामने वाले को गोली मारी, तो गोली मारते ही उसको धक्का लगता है, वो पीछे की तरफ गिरता है। ऐसा नहीं कि गोली मार के आगे की तरफ आएगा। अगर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हो सकता है मूवीज में, जैसे सुनील शेट्टी 100 गोली खा लेता है तब भी नहीं मरता है बॉडी मूवी में, है ना। तो वैसा नहीं होता है। ये जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मैं जा रहा हूँ बहुत ज्यादा स्पीड में, सामने दीवार आ गई, तो मैं तो रुक जाऊंगा ना, मेरी सारी की सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी दीवार में। अगर वो दीवार थोड़ी पतली है तो दीवार गिर जाएगी, अगर दीवार मजबूत है तो मैं गिर जाऊंगा। समझ आया? मतलब उनका कहना यही था कि जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। क्लियर? एक ही इसकी हमें लाइन लिखनी है, वो लाइन लिख लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। लिखो, एनर्जी ट्रेवल्स in the form of packets. ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, these packets of energy are called quanta. क्वांटम नंबर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो एनर्जी के पैकेट्स है ना, उनको हमने क्वांटा नाम दिया। एंड इन केस ऑफ लाइट, energy
then the quanta is known as photons. अगर एनर्जी आ रही है तो उन जो पैकेट्स से, जो एनर्जी के पैकेट्स थे, उनको हम बोलेंगे फोटॉन्स। ठीक है। अब प्लांक्स ने ही प्लांक्स का लॉ बताया कि क्या था लॉ, वो था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के। दिस इज द लॉ। फ्रीक्वेंसी का हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा, वो करेंगे। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा h, और न्यू तो पहले से था। h क्या होगा? h होगा प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। h इक्वल टू होगा 6.2 इंटू 10⁻⁻32 सॉरी 34 जूल सेकंड। ठीक से लिख लो इसको, 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जिन बच्चों ने अगर पढ़ लिया है ना बेटा, ज्यादा बोर मत होना, रिवाइज कर लो। ठीक है। E इक्वल टू एच न्यू। E क्या है? एनर्जी है। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। एनर्जी हो गया? Yes, sir. बोलो, लिख लिया? तो छोटा Yes. सा थ्योरी है कि जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करने वाली है, और वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा उसी का एक कांस्टेंट आएगा, जिसकी वैल्यू याद रखनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्लियर? Yes. अब देखो, Yes, इसी sir. को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। E इक्वल टू एच न्यू लिखा है हमने, इसको मैं एच सी बाई लेमडा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि न्यू का भी हमने फॉर्मूला देखा है, सी बाई लेमडा लिख सकता हूँ ना। बट ये किस केस में है? इन केस ऑफ ओनली वन फोटोन। इन केस ऑफ वन फोटोन। वन फोटोन मतलब एनर्जी का एक ही पैकेट है, लाइट एनर्जी का एक ही पैकेट है। इफ देयर आर n photons, अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा NH न्यू या फिर NHC बाई लेमडा। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर H की वैल्यू हमें पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। C की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ से हम H इंटू सी, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में काम आने वाला है, तो हर क्वेश्चन में हम बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, इनकी वैल्यू हम याद रख लेंगे। क्या होगा? H इंटू सी होगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, पर नहीं इंटू नैनोमीटर, EV NM। ठीक है। और SC की एक और वैल्यू याद रखनी है, 12400 EV एंगस्ट्रॉम। क्या डिफरेंस है? जब हमारी वेवलेंथ, देखो ये वेवलेंथ जो है ये आपकी नैनोमीटर में गिवन है, तो SC की वैल्यू क्या लिखोगे? 1240 EV नैनोमीटर। और अगर ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है, वेवलेंथ की यूनिट पता है ना, वेवलेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, लेकिन इस वाले चैप्टर में यूज होने वाली है नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एटम की जो रेडियस है या कोई भी डिस्टेंस है, जो भी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, वो काफी छोटी होती है। मीटर्स में तो, मीटर तो काफी बड़ी यूनिट है ना, तो हम या तो एंगस्ट्रॉम यूज करेंगे या नैनोमीटर। नैनोमीटर यूज किया तो 1240, एंगस्ट्रॉम यूज किया तो 12400। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अब ये ईवी क्या होता है? ईवी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 ईवी इक्वल होता है, अभी हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा था ना, वही है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। मतलब ईवी को जब हम जूल में चेंज करेंगे तो इस तरह से करना है। आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो यही यूज करना, ईवी को हमें जूल में ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा हमेशा। तो अगर आंसर आपका ईवी में आ रहा है तो ईवी में ही रहने दो, अगर आंसर जूल में आ रहा है तो जूल में चेंज करो। क्लियर? Yes, sir. लिखा? चलो नोट कर लिया ना। नेक्स्ट देखो, अब इस फॉर्मूले से हमने देखा है कि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी बाई लैम्डा के। क्लियर? सी भी एक कांस्टेंट ही है तो सी भी हटा देता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। अब इससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ दो अलग अलग। वो कंपेयर करने का तरीका सीखना बेटा 11th में ही सिखाया जाता है, ये फिजिक्स में ज्यादा आता है। E1 बाई E2 करूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा न्यू1 बाई न्यू2 के, और इक्वल हो जाएगा λ2 अपॉन λ1 के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल में यही डिफरेंस होता है। मतलब आपको दो एनर्जी देती है और एक फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आप इन दोनों ये वाली चीज से निकाल सकते हो। या फिर आपको दो एनर्जी देती है, एक की वेवलेंथ देती है, तो दूसरे की वेवलेंथ आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर? बोलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। कर दो रेस। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, 2 रेडियो स्टेशंस emit radiations of wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom. Compare their energies. एनर्जीज को कंपेयर करना है ना, रेशियो बताना है मतलब। अब दो रेडियो स्टेशन है, दोनों की हमें वेवलेंथ दे दी है, तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे? E1 by E2 equal to λ2 by λ1। क्लियर? यस क्या सर। है λ2 है 6000 और λ1 क्या है 3000। तो क्या आ जाएगा? E1 by E2 क्या आ जाएगा 2/1। मतलब E1 की जो एनर्जी है वो 2 टाइम्स है E2 की एनर्जी से, है ना। इसको मैं ऐसा भी, ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, E1 इक्वल टू 2 इंटू E2। कर सकते हैं ना? यस सर। Yes, sir. नोट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर। BB1 वाले बच्चों आया समझ में? यस यस सर। नोट कर दो रेस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2,
a certain die. ये क्वेश्चन तो नहीं करवाया था मैंने क्लास में बच्चों? Absorb light at 4530 angstrom and fluoroscan at 5080 angstrom. If 47% of the absorbed light is re-emitted, then calculate the ratio of number of photons absorbed to emitted. देखो आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, उसके बारे में अगर किसी को समझ आए तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं बताता हूँ। कुछ भी नहीं है, पूरी प्योर मैथमेटिक्स है। हमें 3 फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, कंपेयर करना है और आंसर बताना है। बस थोड़ा सा दिमाग यूज करो और आंसर बताओ जल्दी। किसी को समझ भी आया है क्या? देखो यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब भी हो रही है और एमिट भी हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिखता हूँ। पहला लिख रहा हूँ एब्जॉर्ब और दूसरा लिख रहा हूँ एमिट। एब्जॉर्ब होने के लिए वो यूज कर रही है नंबर ऑफ फोटॉन्स n1 और यहाँ पर यूज कर रही है नंबर ऑफ फोटॉन्स n2। वेवलेंथ यूज कर रही है λ1 और यहाँ पर वेवलेंथ यूज कर रही है λ2। एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? n1 sc बाई λ1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसा। एनर्जी एमिट क्या होगा? n2 sc बाई λ2। इसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड, ठीक है। अब हमें उसने बोला है कि जो ई एमिट है, एमिट एनर्जी है, वो है एब्जॉर्प्शन एनर्जी का 47%। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? यस सर। नोट करो। इसके आगे कर सकते हो क्या? हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स का रेशियो चाहिए बस। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? n1 एंड n2। ये फॉर्मूला लिखा था ना हमने, इफ देयर आर n फोटॉन्स, तो ये फॉर्मूला है E इक्वल टू n sc बाई लैम्डा। वही करना है हमें बस। ये नोट कर लिया? चलो मैं नोट करवा दूंगा, इसके बाद में पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो E एब्जॉर्ब, E एनर्जी की जगह लिख दिया मैंने E एब्जॉर्ब 47/100 और यही था हमारा n2 sc बाई λ2। E एब्जॉर्ब का मैं लिख रहा हूँ, E एब्जॉर्ब था हमारा n1 sc बाई λ1 इंटू 47/100 इंटू इक्वल टू n2 sc बाई λ2। देखो sc से sc कट गया है ना। λ1 λ2 की वैल्यू रख सकते हैं हम। यहाँ से आ जाएगा n1 बाई n2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इंटू 100 बाई 47। λ1 λ2 की वैल्यू रखो 44530 अपॉन 5080 इंटू 100 बाई 47। तो आ जाएगा ना n1 बाई n2। इसको सोल्व कर लेना आगे।
सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो, समझ आया कि नहीं आया मुझे बताओ, फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था, उन्होंने बोला एक सर्टेन डाई है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इस पे फ्लोरोस्केन मतलब एमिट करती है 5080 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? वेवलेंथ की यूनिट है। ठीक है, अगर 47% ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट इज री एमिटेड, मतलब जो उसने एब्जॉर्ब की है उसका 47% वो री एमिट कर देती है, तो डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं हम कि एनर्जी ऑफ एमिशन क्या है? एब्जॉर्ब का 47%। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना था? n1/n2, जो कि आंसर हम निकाल लेंगे। इजी है ना? यस सर। हाँ सर। अगर इजी नहीं लग रहा है ना तो भी बेटा इजी लगने लगेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा सिलेबस हो जाए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्लियर? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे चारों कैरेक्टरिस्टिक तक तो रिवाइज कर लिया था, देन पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का अगर हम थ्योरी याद रखना चाहें तो वो यही है कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। उन पैकेट्स को हम क्वांटा बोलते हैं और क्वांटा को ही हम फोटॉन्स बोलते हैं लाइट के केस में। ठीक है, देन हमें पता है कि जो EMR है वो स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो उसका आगे यूज करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो यही है कि एनर्जी है जो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो H आएगा, तो फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू एच न्यू। n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो E इक्वल टू NH न्यू हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखने, ये कुछ वैल्यूज है SC की जो आपका टाइम बचाएगी। नैनोमीटर में आएगा तो 1240 यूज करना है, एंगस्ट्रॉम में आएगा तो 12400 यूज करना है वेवलेंथ। फिर ये दो क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर दोनों एंगस्ट्रॉम में ही तो कंपेयर करना है, तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपने इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, और इस लेक्चर का लिंक भी मैं आपको बता दूंगा, जो भी मुझे मैसेज करेगा यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग अपलोड करने की कोशिश करूंगा मैं, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर आज। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट Okay, sir. अभी तक? कोई डाउट? नो सर। No, समझ sir. आया सभी? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। बाय सर। Bye. बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir.